आपको अपने चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट के साथ में मौजूद है। जहां पर चौथे चरण के चुनाव में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और बांदा फतेहपुर के अंदर लगातार वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। बताएंगे आपको किस तरीके के नतीजे, जनता के रुझान किस तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे आज किस किस वरिष्ठ नेताओं की किस्मत है दांव पर, प्रतिष्ठा का चुनाव कहां कहां किन किन सीटों पर है। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ की रैली में किसानों ने हजारों की संख्या में छोड़ दी आवारा पशु, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया, जोरदार बवाल हुआ है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या के कारण इस मुद्दे को वर्तमान सरकार के ताबूत में आखिरी कील समझते हुए बदलाव की जोरदार लहर महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में आज हो रहे चौथे चरण के 59 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल सकती है लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में चल रहे 2022 के विधानसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न होने के बाद चौथे चरण के लिए आज सुबह से ही बम्पर वोटिंग जारी है। दोस्तों आपको बता दें 9 जिले की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। लखनऊ की 2 सीट पर योगी के मंत्री है। लखनऊ पूर्व विधानसभा, जहां से बीजेपी 1991 से चुनाव जीतती आ रही है, इस बार उसके लिए मुकाबला कड़ा हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के आशुतोष टंडन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। दोस्तों बीजेपी के मंत्री हैं आशुतोष टंडन, इसीलिए भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने छात्र नेता मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि लखनऊ कैंट से बीजेपी के ब्रजेश पाठक, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यानी उनके सीट पर समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है, जो दमदार प्रत्याशी के तौर पर जाने जा रहे हैं। इसी के साथ में बसपा ने ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ में सरोजनी नगर सीट, आप जानते हैं कि स्वाति सिंह की सीट थी, जो योगी सरकार में मंत्री रह चुकी है दोस्तों, और इस बार उनका टिकट काटा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि रायबरेली के अंदर आदित्य सिंह, जो कांग्रेस पार्टी की पहले विधायक हुआ करती थी, इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही है। तो रायबरेली के अंदर भी है काफी कठिन मुकाबला, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव है, जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में ऊंचाहार सीट से मनोज बनाम अमरपाल मौर्य के बीच में है चुनाव, जहां पर मनोज पांडे, जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक है और समाजवादी पार्टी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनके सामने बीजेपी ने अमरपाल मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। देखते हैं यहाँ पर चुनावी नतीजे किस तरीके के होंगे। वहीं पर हरदोई के अंदर नितिन अग्रवाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने समाजवादी पार्टी ने भी अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अनिल वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि दोस्तों संडीला सीट से बसपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल मनान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि बीजेपी ने अलका सिंह को मैदान में उतारा है। इसी के साथ में हुसैनगंज सीट से योगी सरकार के राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह मैदान में है और उनके सामने सपा ने पूर्व मंत्री मुन्ना लाल मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ में बिंदकी सीट पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की तरफ से योगी सरकार के अंदर कारागार राज्य मंत्री जय कुमार यानी जैकी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनके सामने समाजवादी पार्टी ने अपना एक मजबूत दावेदार दिया है, जिसमें रामेश्वर गुप्ता दयालु चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा की सीट से कांग्रेस पार्टी ने अभिमन्यु सिंह को मैदान में उतारा है। तो ये है इन सीटों के दोस्तों समीकरण। आप लोग की क्या कुछ राय है, आपका एनालिसिस क्या है इन सीटों पर, कौन सी सीट बीजेपी मंत्रियों की फंसने जा रही है और किस सीट पर आसान है चुनाव, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सभा में किसानों ने बता दिया कि उनके लिए आवारा जानवरों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी के 2002 की साइनिंग इंडिया के नारे को जिस तरीके से जनता ने ध्वस्त कर दिया था, उसी तरीके से तमाम ओपिनियन पोल को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि जनता के सामने आवारा पशुओं का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि उनको अपना घर बार छोड़कर रात रात भर अपने खेतों में समय बिताना पड़ रहा है। जिसके बाद किसानों ने विरोध जाहिर करते हुए योगी आदित्यनाथ के बाराबंकी में होने जा रही रैली की जैसी ही जानकारी किसानों को मिली, तो वह सारे अपने आवारा पशुओं को लेकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ की रैली स्थल पर छोड़ आए। यानी कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आवारा पशु लेकर आ गए थे दोस्तों। जिसके बाद प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली कि योगी की रैली होने वाली है और तकरीबन 1 घंटे से कम का समय बचा है, और ऐसे में आवारा पशु पूरे रैली स्थल पर फैल चुके हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी की रैली में पहले ही जनता नहीं आई थी, लेकिन आवारा पशु को देखने के बाद रही सही भीड़ भी चली गई दोस्तों। आपको बताते चले कि इसके बाद प्रशासन ने हरकत में आकर पूरे मैदान को खाली कराया है। लेकिन ये सवाल एक और बीजेपी के सामने किसानों ने रख दिया है कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में गौवंश और आवारा पशुओं के द्वारा उनके खेतों में उनकी फसल को नुकसान करना। यानी कई सारे किसानों ने कह दिया कि उनको फ्री का अन्न नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि वो अपने उगाए गए अन्न को खाए, लेकिन उसके लिए उनकी फसल बचनी जरूरी है और फसल तब बचेगी
कि जब आवारा पशुओं की समस्या दूर होगी, लेकिन पिछले 5 साल में योगी मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। दोस्तों, इस तरीके से आरोप लगाते हुए किसानों ने भारी संख्या में विरोध जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आवारा पशुओं की समस्या हमारे लिए कितनी बड़ी है, इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आवारा पशु का ये जो मामला है बीजेपी को अंदर ही अंदर भीतर घात कर रहा है। दोस्तों, बताते चले आपको कि जैसी ही जानकारी बीजेपी के लोगों को मिलनी शुरू हो गई है, तो प्रधानमंत्री के स्तर से किसानों को आश्वासन दिलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने सारे भाषण में गर्मी उतार देने की जगह अब छुट्टा जानवरों की समस्या दूर करने की बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कत को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं। दोस्तों, 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी योजनाओं को लागू करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिया है। यानी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के चुनावी सिंबल साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री को समझ में आने लगा कि जनता चाहती है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होनी चाहिए। और इसीलिए बीजेपी को अब समझ में आने लगा है कि उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जमीन खिसकने लगी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री अब इस तरीके के जनता से जुड़े हुए बातें करने लगे हैं। हालांकि दोस्तों, किसानों ने पहले भी माना है कि 5 साल की सरकार में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब आगे कुछ करेंगे, ये बिल्कुल ही दूर दिखाई देता है। आप लोग की क्या कुछ राय है, स्पष्ट कीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बोले, कहा चित्रकूट में जो जनता है वो बीजेपी को कूटने का काम करेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर प्रधानमंत्री के साइकिल पर दिए गए बयान पर अपनी भी कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी पार्टी का नाम भारतीय झूठी पार्टी कर देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि जब हमारे किसान वोट करेंगे तो उनकी भाप निकाल देंगे। खाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने 5 किलो खाद की चोरी कर ली। इनकी सरकार में डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अगर ये दोबारा सरकार में आ गए तो 200 के पार कीमतें बढ़ा देंगे। वहीं पर चित्रकूट में उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को कूटने का काम करेंगे। इस बार भाजपा को 440 वोल्ट का करंट लगने वाला है। जनता ने मूड बना लिया है। बगल के मामा अब साइकिल बांट रहे हैं। हमने पहले ही साइकिल बांट दी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की परिकल्पना हमने की थी। हमने तो सीधे लखनऊ से जोड़ने का रास्ता बनाया था, लेकिन बाबा को पता नहीं बुंदेलखंड कहाँ है, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे को टेढ़ा कर दिया और इटावा से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से जोड़ा गया है तो अब हम यहाँ का भी खूब ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू नहीं कर पाई, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री साइकिल को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। कमाल के प्रधानमंत्री है। देश के गरीबों की आजीविका साइकिल पर निर्भर करती है, उनके लिए उनका साइकिल ही जहाज है। लेकिन प्रधानमंत्री को कब समझ में आएगा। दोस्तों, साथ साथ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की रैली के दौरान अखिलेश यादव के समर्थन में जोरदार नारे लगे हैं। ये जानकारी आ रही है बलिया में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली के दौरान युवकों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। और ये दूसरी बार हो रहा है। दोस्तों, सेना भर्ती नहीं कराए जाने को लेकर नाराज युवकों ने जोरदार नारेबाजी की। पहले तो रक्षा मंत्री ने युवकों को कोरोना की दलील देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि राजनीति से बात बिगड़ जाती है। इस दौरान युवकों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ लिया, लेकिन राजनाथ सिंह ने मंच से छोड़ देने की अपील की है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सभी ने कहा कि अखिलेश यादव किस बार सरकार बनाएंगे, क्योंकि ना तो कोई भर्ती आ रही है, ना रोजगार के कोई इंतजाम सरकार कर पा रही है। और जब ये सवाल रक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है तो कोरोना का हवाला दे रहे हैं, जबकि कोरोना के कारण चुनाव तो नहीं रोके गए, बड़े बड़े कार्यक्रम तो नहीं रोके गए, फिर भर्ती क्यों रोकी गई है। दोस्तों, अपने आप में लोगों ने एक जेन्युइन सवाल खड़ा किया है, लेकिन इसका जवाब तो कम से कम रक्षा मंत्री दे नहीं पाए, लेकिन उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी बीच आपको बताते चले कि सरातू के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। अखिलेश यादव ने कहा ये तो स्टूल मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये स्टूल मंत्री हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके यहाँ चौड़ी सड़क भी नहीं बनाई, ये कमाल के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, 3 महीने में ही सड़क उखड़ गई है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, किन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वहीं पर पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने सुना है कि एक बार स्टूल मंत्री भूल गए कि वो स्टूल वाले मंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के कमरे में अपनी तख्ती लगा दी, डीजीपी की बैठक भी करा दी। मुख्यमंत्री को जब पता चला कि उन्होंने ऐसा किया है तो तख्ती और कुर्सी दोनों को फेंकवा दिया गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा गठबंधन ने सिरातू में यहाँ की बहू को चुनावी मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल अपने चुनावी चिन्ह पर भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन हमने ही उनसे कहा कि आप साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़िए, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है इनको जिताने की। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो विकास की गंगा बहाएंगे, इसमें किसी तरीके की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट पर पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, जो कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 27 फरवरी यानी दोस्तों 5वें चरण के चुनाव के दौरान यहाँ पर वोटिंग कराया जाएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी
बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता का दावा, कहा बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों ने प्रियंका गांधी के साथ में सेल्फी क्लिक की है और उनसे मैनिफेस्टो भी मांगा है। उनके विचारों से प्रभावित लोग दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रुचिरा चतुर्वेदी ने दावा किया है कि बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों ने प्रियंका गांधी से कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र लिया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा है उसका जो बैंड है वो भी लिया गया है और प्रचार सामग्री भी ली गई है, साथ ही साथ सेल्फी भी खिंचवाया गया है और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए हैं। दोस्तों इसी बीच एक और जानकारी है जहां पर जबरदस्त घपला हुआ है। आपको बता दें कि एटा के अंदर रोडवेज डिपो में एक बस विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में अलीगढ़ भेजी गई थी। इस दौरान बस में अलीगढ़ और बुद्ध विहार डिपो से 218 लीटर डीजल डलवाया गया, लेकिन बस केवल 265 किलोमीटर चली। डीजल की अधिक खपत को लेकर अलीगढ़ के आरएम ने इस मामले की जानकारी दी है। एटा डिपो के एआरएम को पूरी जानकारी मिल गई है। दोस्तों तेल के खेल में रोडवेज बस के चालक की संविदा भी समाप्त कर दी गई है, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, जहां पर 218 लीटर डीजल में केवल 265 किलोमीटर गाड़ी चली है। इसी बीच एक और जानकारी है जहां पर अखिलेश यादव बोले, कहा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जा सकती है बसपा और इसीलिए अपना वोट खराब करने की जगह समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों इसी बीच 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं और इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है कि वो लोग राशन खरीदने की स्थिति में नहीं है, गरीब हैं। तो क्या देश के अंदर 80 करोड़ गरीब आपने बना दिए हैं? इसका जवाब आपको देना चाहिए। वहीं पर दोस्तों 2022 में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दे दिया है। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अपने संगठन के अध्यक्ष के साथ में प्रसपा के प्रदेश के महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना और राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन को उन्होंने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यानी उनका व्यापारिक संगठन काफी लोगों को अपने साथ में रखता है और इसीलिए इस संगठन के समर्थन के बाद कई सारी सीटों पर समीकरण भी बदलेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि चेन्नई के अंदर चुनाव हुए थे निकाय चुनाव के, लेकिन बीजेपी की स्थिति इतनी खराब थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को केवल एक ही वोट मिला। उसके परिवार के लोगों ने भी उसके पक्ष में वोट नहीं किया। यानी तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा दोस्तों खराब है और खराब से ज्यादा यूं कहिए दयनीय स्थिति है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर भवानी सागर वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र को केवल एक वोट मिला और एक वोट से उनको संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ी। चुनाव के बाद जब मतगणना समाप्त हुई तो नरेंद्र ने पाया कि उनके अलावा उनके दोस्तों, परिवार के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित किसी ने उनको वोट नहीं दिया। केवल एक वोट उनका अपना वोट उनको खुद मिला था। वहीं पर नरेंद्रन को डीएमके के उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में हराया। 162 वोटों में से 84 वोट इकट्ठा किए। तमिलनाडु के 21 निगमों, 138 नगर पालिका और 489 नगर पंचायतों के 12,500 से अधिक वार्डों के लिए 19 फरवरी को वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे सामने आ गए। दोस्तों डीएमके ने सभी लगभग सीटों पर बाजी मार ली है। कुल मिलाकर सबसे आगे चल रही है डीएमके पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इसी बीच आपको बताते चले कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की अटकलों पर बोले नीतीश कुमार, कहा मेरे दिमाग में अभी ये आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि ना मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार है, ना ही इसकी कोई कल्पना हमने की है। नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों के द्वारा आगामी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उम्मीदवार बनाए जाने पर चर्चाएं चल रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और प्रशांत किशोर के बीच में भेंट के पश्चात नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर बातचीत चल रही है। एक और बड़ी जानकारी की माने तो केवल बैंक और रेलवे के निजीकरण से 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया गया है। वरुण गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना। यानी आज चौथे चरण के चुनाव के दौरान दोस्तों उनके अपने क्षेत्र यानी पीलीभीत के अंदर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्ति हर नौकरियों के साथ ही समाप्त हो जाती है। लाखों परिवारों की उम्मीद सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा करके लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती है। इसी के साथ में उन्होंने 4 दिन पहले भी एक बार अपनी पार्टी पर निशाना साधा था। तो दोस्तों पीलीभीत की जनता किसके तरफ वोट करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाने के बाद अप्रैल में 2 गुने हो जाएंगे एलपीजी के सिलेंडर के दाम। कांग्रेस पार्टी के नेता बीवी श्रीनिवासन ने कहा कि घबराना नहीं है, बस यूपी में बीजेपी को सबक सिखाना है। अगर सबक सिखाया गया तो अप्रैल तक एलपीजी के दाम और ज्यादा घट जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो 2 गुने से ज्यादा रेट हो जाएंगे। पन्ने पर लिखवा लीजिए, मैं लिख कर दे देता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों ना डोर टू डोर कैंपेन, ना ही रोड शो, ना ही कोई रैली। क्या यूपी में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहती? क्या उनके प्रचार करा के ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा नहीं करना चाहती? क्योंकि 16 फरवरी को लास्ट टाइम राहुल गांधी रविदास जयंती के मौके पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी रैली छोड़कर रोड शो में भी नहीं गए। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी में लगातार डेरा डाले
निकाले हुए हैं, अपना एक अभियान चला रखा है उन्होंने। साथ साथ आपको बता दें कि आजमगढ़ के अंदर जहरीली शराब से मौत के मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को फिर घेरा। कहा यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। अस्पताल में कुल मिलाकर 41 लोग भर्ती बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी एक बार फिर से जहरीली शराब का मुद्दा यूपी में चर्चा के पटल पर आ चुका है। इसी के साथ में दोस्तों अवध और पूर्वांचल में बीजेपी की हालत पतली है। काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी की रैली कराने का मेगा प्लान बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा अपने पूरे सवाब पर पहुंच चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेताओं ने बाकी के चरणों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच पहले चरण के मतदान से मिली प्रतिक्रिया से बीजेपी के रणनीतिकार काफी चौकन्ने हो चुके हैं। इसलिए बाकी सीटों पर पार्टी ने माइक्रो लेवल की प्लानिंग शुरू कर दी है। गोरखपुर के आसपास करीब 1 दर्जन सीटों को अपने साथ में लाने के लिए बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे अमित शाह की रैलियां, हर दिन 3-3, 4-4 रैलियां हो रही है, साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी को समझ में आने लगा है कि उसकी स्थिति जो मीडिया में दिखाई जा रही है उससे कोसों दूर काफी खराब है। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बयान देते हुए कहा कि ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, अच्छे ढंग से कराएंगे जातिगत जनगणना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों आशीष को जमानत मिलने के मामले को लेकर जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम योगी सरकार अगर कहती है कि वो अपराधी के साथ में नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो किया नहीं गया। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इनके पास कोई और योजना भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ गोबर का प्रचार करना है और गोबर से पैसा कमाने जैसे फिजूल की बातें करनी इनका काम है। इसी बीच दोस्तों सिरातू के अंदर बहन पल्लवी को लेकर अनुप्रिया पटेल का छलका दर्द बोली, जो हम लोगों की नहीं हुई वो आपकी कैसे हो जाएंगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंची थी और इस दौरान मंच से भावुक होकर राजनीतिक भाषण देने का मन नहीं है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मेरी बड़ी बहन चुनाव लड़ रही है तो आपके मन में सवाल होगा, उसके जवाब देने आई हूँ। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल जहाँ भी है अपने माता पिता की बदौलत है, इसलिए मैंने माँ के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी बड़ी बहन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सोनीलाल पटेल ने कभी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही हैं। साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली के अंदर बोले अखिलेश यादव, कहा इस बार बाबा को बुलडोजर के साथ में भेज दिया जाएगा गोरखपुर। जनता ने पूरी तैयारी कर रखी है, बीजेपी के लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए। सोमवार को रायबरेली के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने इस तरीके से निशाना साधा है दोस्तों। कहा बाबा का बुलडोजर खराब हो गया है, इसलिए उसको रिपेयर कराने के लिए गोरखपुर भेजना पड़ेगा और बाबा जी को भी साथ में भेजना पड़ेगा। वहीं पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े, उसके बाद सोचेंगे समर्थन करना है या नहीं करना। महाराष्ट्र की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अगर हम चाहें तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार बना सकते हैं 2022 के चुनाव के लिए, यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों शिवसेना भी इसको लेकर तैयारी कर रही है। देखते हैं क्या कदम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है। वहीं पर मोदी जी में ईश्वरीय गुण है, उन्हें देखकर लगता है कि ईश्वर से मुलाकात हुई है, बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। विपक्ष को कमजोर बताते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच दोस्तों प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी पर बरसे ममता बनर्जी के सांसद, बोले कहा एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए कैसे चल सकती है पार्टी। टीएमसी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने प्रशांत किशोर की तुलना ठेकेदार से करते हुए कहा कि ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है। टीएमसी सांसद ने कहा कि इतने सारे निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए आईपैक जिम्मेदार है। इससे पहले रविवार को कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा था कि आईपैक उम्मीदवारों को जिताने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो मैदान पर नजर भी नहीं आता, उन्हें ही सारा काम करना पड़ रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने आईपैक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले जून जुलाई में जब निकाय के चुनाव के सदस्यों का चयन किया गया था तो उन्हें सूचित किया गया, जानकारी दी गई थी। सांसद ने कहा कि किसी ने उनसे चर्चा नहीं की थी। इतने दिनों से सांसद के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने कोई जानकारी मुझे नहीं दी है। कुल मिलाकर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक सवाल है कि क्या आईपैक यानी प्रशांत किशोर का संगठन तृणमूल कांग्रेस को कुछ मदद कर रहा है या फिर पार्टी के नेता उससे नाराज है। जिस तरह के ममता बनर्जी के सांसद कहीं न कहीं जानकारी दे रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी को इस पूरे मामले पर सोचना भी पड़ेगा। और इससे पहले एक और जानकारी आई थी जहां पर आईपैक और टीएमसी के नेताओं के बीच कुछ विवाद भी हुआ था, चाहे अभिषेक बनर्जी के द्वारा नाराजगी व्यक्त करने का मामला हो, चाहे और कई मामले हो। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा नरेंद्र मोदी ने बहुत समझाया फिर भी राष्ट्रपति अमेरिका की राष्ट्रपति की बीवी केजरीवाल का स्कूल देखने के लिए आई हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब भारत विजिट के लिए आए थे उस समय दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को भारत आने के दौरान केजरीवाल के स्कूल में नहीं जाने के लिए कहा गया था। इस तरीके से दावा कर रहे हैं केजरीवाल। इसी के साथ में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि क्या गृह मंत्री है भाई। अमित शाह के 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कराने वाले बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी
ने भी तंज कसा है। वहीं पर दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हो, बाबा राम रहीम, उसको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। पहले तो जमानत दी गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार Z+ की सिक्योरिटी दे रही है, जो अपने आप में लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर देता है कि इतने गंभीर मामले में सजा काट रहा इस बाबा को कैसे Z+ की सिक्योरिटी दी गई है दोस्तों। यानी अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अगर आप लोग एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। और अभी भी दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने शिष्टाचार भेंट की है अखिलेश यादव से। यानी लखनऊ के अंदर एक तरफ वोटिंग डाली जा रही है और दूसरी तरफ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है दोस्तों। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी और समाजवादी पार्टी के साथ में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ वोटों पर फर्क जरूर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।